हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका चौथा पार्ट अनुवांशिकता एवं जैव विकास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 16 से लेकर 30 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 15 तक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि आणविक जातिवृत्त क्या है। जो आणविक जातिवृत्त होता है वह क्या है? तो मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में हुए परिवर्तन के अध्ययन पर किया जाता है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसके प्रोटीन्स अनुक्रम प्रोटीन सीक्वेंस से परिवर्तित है। डीएनए अनुक्रम डीएनए सीक्वेंस के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त अर्थात इमोलिकुलर फाइलोजेंसी कहलाता है। जो आणविक जातिवृत्त है वह क्या है, यह इसमें पूछा जा रहा है। मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज, मानव, इसमें मानव को भी ले लिया गया और इसके अलावा कोई भी जीव हो, सभी जीवों का जो पूर्वज है, कौन उनका पूर्वज था, इस खोज को करने के लिए डीएनए में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसके प्रोटीन्स अनुक्रम में परिवर्तन से है। डीएनए में परिवर्तन का जो अर्थ है उसके प्रोटीन अनुक्रम के परिवर्तन से है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। जो डीएनए के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किसी भी जीव या किसी मानव के पूर्वज की खोज किया जाता है, वही खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। तो आणविक जातिवृत्त में सिर्फ आपको इतना समझना है कि आणविक जातिवृत्त उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी जीव के पूर्वज का खोज डीएनए के द्वारा किया जाता है, डीएनए के अध्ययन के द्वारा किया जाता है, उसे आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। यही आणविक जातिवृत्त। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? तो वे विभिन्न तरीके द्वारा जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या हमारी समष्टि में बढ़ सकती है, वे निम्नलिखित है। उनमें जो पहला तरीका है कि जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है, दूसरी स्थिति में आनुवंशिक विभिन्नता हो सकती है और तीसरी स्थिति में आनुवंशिक विचलन, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, यह जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन। जीवों में जो संख्या है हमारी समष्टि में किस प्रकार बढ़ सकती है, वह बताया गया है कि जीन कोश के कुछ जीन में जो वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है, इस कारण से हमारी समष्टि में जीवों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी स्थिति में उसकी जो आनुवंशिक विभिन्नता है वह आनुवंशिक विभिन्नता हो सकती है और तीसरी स्थिति में आनुवंशिक विचलन में कि जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन। तो इसमें सिर्फ तरीका पूछा जा रहा था कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो विशेष लक्षण वाले व्यष्टि में बढ़ने की कारण सिर्फ यही हो सकता है कि उनका जो जीन कोश है, जो उनका स्पीसीज है, जो उनका ग्रुप है, अगर उसमें वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ जाए तो उस बदलाव के कारण वह हमारे व्यष्टि में आ सकता है। और दूसरी स्थिति यह है कि जो उनकी आनुवंशिकता है उसमें अगर विभिन्नता आ जाए, जो उनका पूर्वज है, पूर्वज से अलग दर वाले पीढ़ी होने लगे, तो इस कारण वह हमारी समष्टि में आ सकते हैं। और तीसरी स्थिति में आनुवंशिक विचलन में उनकी जो जीन की बारंबारता है उसका निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन। क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं? जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं? वे क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है? तो नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर में नाभिक होते हैं उसके अंदर
क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं और वही क्रोमेटिन के धागे कोशिका विभाजन के समय संघनित हो जाते हैं और जब है संघनित होते हैं तो क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है, इस क्वेश्चन यह होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ही गलत पूछा जा रहा है। क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये भी ठीक है, क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना लिखना है कि नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जीन क्या है? कोशिका में इसका उपस्थित स्थल कहाँ है? जो जीन है वह क्या है, और कोशिका में इसका उपस्थिति स्थल कि यह कहाँ प्रेजेंट रहता है वह कहाँ है? तो सभी गणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन है। यहाँ गणों नहीं, यहाँ गुणों होना चाहिए था। सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन है कि पूर्वज में कैसा गुण है और उसकी पीढ़ी में वही गुण जाएगा, वही गुण जो जाता है वह जीन के माध्यम से जीन के माध्यम के द्वारा जाता है। कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो जीन का जगह है वह कोशिका में गुणसूत्र के केंद्रक पर, यह जीन गुणसूत्र के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो जीन क्या है, कोशिका में इसका उपस्थिति स्थल कहाँ है? तो सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम ही जीन है और कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यही इसकी जगह उपस्थिति स्थल है। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? जो विभिन्नता है उस विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा दिया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? तो वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीनों के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है वरन अन्य कारण जैसे जलवायु एवं वातावरण से उत्पन्न होती है, कायिक विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, इसमें कायिक विभिन्नता किसे कहा जाता है वह पूछा जा रहा है। तो वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है वरन अर्थात किसी अन्य कारण जैसे जलवायु या वातावरण से उत्पन्न होती है, तो उस प्रकार की विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहा जाता है। वैसी विभिन्नता जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है, वह किसी अन्य कारण जैसे जलवायु या वातावरण में उत्पन्न हो जाती है, उस प्रकार की विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाती है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है? वे कौन से कारक हैं जो कोई भी नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? तो नई स्पीसीज के उद्भव में वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील वातावरण में जीवित बने रहना है। इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। जो नई स्पीसीज के उद्भव है उसमें वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित बने रहना आवश्यक है। इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः भावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो संयोग क्रिया के द्वारा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। परंतु यदि दूसरी कॉलोनी के नर एवं मादा जीव वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे तब उत्पन्न होने वाली जो पीढ़ी होगी वह पीढ़ी के सदस्य जीवित नहीं रह पाएंगे। इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। तो नई स्पीसीज के उद्भव में वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित बने रहना ही सहायक है कि अगर जिस प्रकार वातावरण में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अनुसार उन स्पीसीज के सदस्यों का जीवित बना रहना ही आवश्यक है, क्योंकि इन सदस्यों का नए पर्यावरण में जीवित रहने बाह्य लक्षण में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः भावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो संभोग क्रिया के द्वारा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। परंतु यदि दूसरी कॉलोनी के नर एवं मादा जीव वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे तो उत्पन्न होने वाली जो पीढ़ी होगी उसके सदस्य जीवित नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे वह समाप्त होता चला जाएगा। लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जो लिंग क्रोमोसोम होता है वह किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं और उन 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न प्रकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यही दो प्रकार के होते हैं जो होता है एक्स और वाई।
वाई क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का अर्थात रोड शेप्ड का होता है, रड शेप्ड का होता है। जो वाई क्रोमोसोम होता है वह लंबा होता है और छड़ के आकार का होता है, और वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। हमने आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था कि जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें एक्स और वाई दोनों लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, अर्थात मादा में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। उनके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी अर्थात रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह जो लिंक क्रोमोसोम है, लिंक क्रोमोसोम किसे कहा जाता है, इस बात को पूरा ही बता दिया गया है कि जो लिंक क्रोमोसोम होते हैं, सबसे पहले मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, उनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। उन 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वह भिन्न प्रकार का होता है, जिसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम होता है वह लंबा और छड़ के आकार का होता है। वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं होता है। उसके स्थान पर मादा में एक और एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वे एक्स ही होते हैं, और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन क्रोमोसोम के द्वारा ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण किया जाता है। गुणसूत्र या स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो गुणसूत्र होते हैं उसका नाम सहित एक चित्र बनाइए। चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो एक गुणसूत्र में एक या दो क्रोमेटेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। जो गुणसूत्र होता है वह डीएनए से बना होता है, और एक गुणसूत्र में एक या दो क्रोमेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। और इसका चित्र में देखिए आपको दिखाया गया है कि यह गुणसूत्र है। इसका नाम बताया गया है कि इसकी जो बाहरी परत है वह है पेलिकील। पेलिकील जो अंदर वाली सतह वह है क्रोमेटिड, और जो यह दो भागों में जुड़ा हुआ है यह क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। जो आपने ऊपर ही पढ़ लिया है कि एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड यह है और एक क्रोमेटिड नीचे है, और जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, और सेंट्रोमियर यह बीच में जो गोल सा है यही सेंट्रोमियर है, और जो गुणसूत्र होता है यह डीएनए से बना होता है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, आनुवांशिकी को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, आनुवांशिकी या विभिन्नता का अध्ययन है जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी यह आनुवांशिकी एवं विभिन्नता का ही एक अध्ययन है जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। इसमें इसे किसे कहा जाता है, बस आपको इतना समझना है कि जेनेटिक्स एवं आनुवांशिकी एक प्रकार का जीव विज्ञान में किया जाने वाला अध्ययन है, और यह जीव विज्ञान के एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। जीन कोश क्या है? जो जीन कोश होते हैं वे क्या हैं? तो किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश अर्थात जीन पूल कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का ही जीन कोश कहलाता है। जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है। जीन में होने वाले ऐसे चयनित बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। जो जीन में होने वाले बदलाव होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। तो जीन कोश क्या है, इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि किसी भी प्रजाति विशेष की एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का ही जीन कोश कहलाता है। और जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है। जीन में रहने वाले या होने वाले ऐसे चयनित बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत रहते हैं। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? आपने देखा होगा कि आजकल बाघों की संख्या में कमी होती जा रही है। तो जो बाघों की संख्या में कमी है वह आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो पर्यावरण परिवर्तन में प्रतिकूलता के बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है। जनन के कारण लक्षण प्रतिकूल वातावरण में यथावत रहते हैं, परंतु अगर पर्यावरण व वातावरण बाघों के लिए अनुकूल न रहा हो और इस पर ध्यान न दिया गया तो इसे समाप्त होने या नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। जो बाघ की प्रजाति होती है, जो बाघ का वंश होता है, अगर
पर्यावरण परिवर्तन में प्रतिकूलता ही बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है। जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसी की प्रतिकूलता के कारण ही बाघों की संख्या में कमी हो जाती है। और जनन के कारण लक्षण प्रतिकूल वातावरण में भी यथावत रहते हैं, परंतु अगर पर्यावरण और वातावरण बाघों के अनुकूल न रहा हो, पर्यावरण अर्थात जो इन्वायरमेंट है वह पर्यावरण बाघों के अनुकूल न रहो, और वातावरण जो शिकारी लोग जंगलों में जाकर बाघों का शिकार करते हैं और वह बाघों के लिए अनुकूल न रहा हो, तो और इस बात पर ध्यान न दिया गया हो, तो इन्हें समस्त समाप्त या नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। कि अगर सभी बाघ नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो इनका जो वंश होगा यही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाघों की संख्या की कमी में आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही चिंता का विषय है। जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं? जो जाति उद्भवन होता है उससे आप क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है? जाति उद्भवन के होने का क्या कारण है? तो नई प्रजातियों का निर्माण जाति उद्भवन कहलाता है। जाति उद्भवन में सिर्फ आपको इतना समझना है कि नई जातियों का निर्माण ही जाति उद्भवन कहलाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अंतः प्रजनन, आनुवंशिक विचलन तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जाति उद्भव होता है। इसका कारण में सिर्फ इतना बताया गया कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें अंतः प्रजनन, आनुवंशिक विचलन तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा ही जाति उद्भवन होता है, और नई प्रजातियों का निर्माण ही जाति उद्भवन कहलाता है। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी व अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन दो प्रतिरूप होते हैं। जो लैंगिक जनन वाले जीव होते हैं उनमें एक अभिलक्षण ट्रेट के जीन के दो प्रतिरूप अर्थात दो कॉपीज होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण या अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कोई भी लैंगिक जनन वाला जीव हो, उस जीव में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, और इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है वह तो प्रभावी लक्षण होता है, तथा अन्य जो बच जाता है उसी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या भौतिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो भौतिक पृथक्करण है वह अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं? तो भौतिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का एक प्रमुख कारण है, विशेषकर अलैंगिक जनन कर रहे पादपों में। जो अलैंगिक जनन होता है वह अधिकतर पादपों में होता है, तो विशेषकर अलैंगिक जनन कर रहे पादपों में एक जीवधारी भौतिक परिस्थितियों में जीवित रहता है, परंतु कुछ जीवधारी यदि निकटवर्ती भौगोलिक पर्यावरण में विस्थापित हो जाते हैं जिनमें विभिन्न भौतिक परिवर्तनीय लक्षण हो तो वे जीवित नहीं रहेंगे। यदि जीवित रह रहे जीवधारियों में अलैंगिक जनन होता है और फिर वे अन्य पर्यावरण में विस्थापित होते हैं तो वे भी भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। इसमें क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, दोनों ही कारण को बता दिया गया है कि जो भौतिक पृथक्करण है वह अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का एक प्रमुख कारण है। विशेषकर जो अलैंगिक जनन होता है वह पादपों में होता है अर्थात पेड़ पौधों में होता है। एक जीवधारी भौतिक परिस्थितियों में जीवित रहता है, परंतु कुछ जीवधारी यदि निकटवर्ती भौगोलिक पर्यावरण में विस्थापित हो जाते हैं जिनमें विभिन्न भौतिक परिवर्तनीय लक्षण हो तो वे जीवित नहीं रहेंगे, और यदि जीवित रहे तो जीवधारियों में अलैंगिक जनन होता है और फिर वे अन्य पर्यावरण में विस्थापित होते हैं तो वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? जो तितली और चमगादड़ का पंख होता है उस पंखों को उनका समजात अंग कहा जा सकता है, और अगर कहा जा सकता है तो क्यों, और नहीं कहा जा सकता है तो क्यों नहीं? तो एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता है। हालांकि तितली तथा पक्षी चमगादड़ के पंख को इंग्लिश में विंग्स कहा जाता है, उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। चमगादड़ के पंख में अस्थियां त्वचा तथा पर होते हैं, जबकि तितली या अन्य कीटों के पंख क्यूटलीकृत के परत से ढके होते हैं तथा इनमें कुछ तंत्रिकीय पेशियां भी होती हैं। इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि जो तितली होती है और चमगादड़ होती है इन दोनों के ही पंख होते हैं, तितली के भी पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो इन दोनों को इनका समजात अंग कहा जा सकता है या नहीं?
तो एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता है। इसका नहीं कहा जाने का कारण है कि जो तितली तथा पक्षी होती है उनके पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। चमगादड़ का जो पंख होता है वह अस्थियां, त्वचा तथा पर होते हैं, जबकि तितली अन्य कीटों के पंख क्यूटलीकृत पर्ण से ढके होते हैं तथा इनमें कुछ तंत्रिका पेशियां भी होती हैं। यह समजात अंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी जो संरचना होती है चमगादड़ के पंख का वह अलग होता है और पक्षी तथा कीट के पंखों की संरचना अलग होती है। इस कारण इनको समजात अंग नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियोस को रिपीट करके और देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में ज़रूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.